हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पिरिचुअल स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में जब हम लोग बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किए थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण देखने को मिला था कि बीच में क्लास बंद हो गया था। तो आज के सेशन में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत जो छूट गया था उसको हम लोग रिविजन भी कर लेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे? पहले तो पढ़े थे कि कोई भी कोशिका का विभाजन जो होता है दो प्रकार से होता है। कोई भी कोशिका का विभाजन दो प्रकार से होता है। कौन कौन तरीका से होता है? एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा कौन सा होता है? असूत्री विभाजन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दोनों विभाजन कहाँ कहाँ पे होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे। तो हम लोग देखे थे कि एक तो पहला जो विभाजन होता है कोशिका जो होता है, हर एक लगभग कोशिका जो होता है कौन सा विभाजन करता है? लगभग कोशिका समसूत्री विभाजन करता है। बस हम लोग का जो जनन कोशिका होता है जिससे क्या होता है नए जीवों का निर्माण होता है, वही कोशिका क्या करता है? तो अर्धसूत्री विभाजन करता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या देखने को मिलता है? जो गुणसूत्र की संख्या होता है कोशिका में वो बदल जाता है। उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाती है? आधी हो जाती है। अर्ध का मतलब ही होता है क्या होता है? आधा। ठीक, तो अर्ध का मतलब ही होता है आधा, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या जो होता है आधा देखने को मिल जाता है। तो ये फिर से बताने की शायद जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ पर दिखा भी देते हैं। इसमें हम लोग देखे थे कि अगर कोई एक कोशिका है जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46 है। तो जब भी इसका विभाजन होगा नया कोशिका बनेगा। तो विभाजन होने के दौरान इसमें जो बनता है हमेशा दो ही कोशिका का निर्माण होता है। इसमें जो बनता है दो ही कोशिका का निर्माण होता है और दो कोशिका में गुणसूत्र जितना रहता है उतना ही रह जाता है। इसमें गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में बताया गया था कि इसमें दो फेज में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो अर्धसूत्री विभाजन में दो फेज में होता है। इसी कारण से इसमें कितना, तो एक कोशिका से कितना कोशिका का निर्माण होता है? एक कोशिका से बताया था इसमें 4 कोशिका बनता है। और इसमें एक और घटना होता है कि अगर गुणसूत्र की संख्या 46 है तो सब कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? 23 हो जाती है, आधी हो जाती है। इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग जो चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? तो अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि अलैंगिक जनन कहते किसको है? जिसमें केवल क्या होते हैं? एक जनक होते हैं, एक जनक से ही संतति का निर्माण हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पे अलैंगिक जनन का कुछ दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन का बात करते हैं तो अलैंगिक जनन कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? सामान्य रूप से कहाँ पे? तो एकल जीव में देखने को मिलता है। जो ऐसा जीव जो एक ही कोशिका का क्या होता है? बना हुआ रहता है। वैसा जीव जो एक ही कोशिका का बना रहता है उसमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। या कुछ साधारण जीव में देखने को मिलता है, पादप और जीव में भी देखने को मिलता है। लेकिन कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। बड़े बड़े पेड़ पौधा में नहीं देखने को मिलेगा। और ये ज्यादा जो देखने को मिलता है इसमें केंद्रीय जीव जो होते हैं कौन सा ज्यादातर देखने को मिलता है? तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में देखने को मिलता है। पहले ही बता रहे थे कि प्रोटिस्टा और मोनेरा क्या होता है? तो जितना भी जीव है उनको 5 जगत में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। कल भी चर्चा किए थे कौन कौन सा 5 जगत में बांटा गया है, याद है कि नहीं को? प्रोटिस्टा मोनेरा यहाँ पर तो 2 को दिया ही है। उसके बाद कवक होता है। कवक के बाद क्या होता है? पादप जगत होता है। तीसरा होता है जंतु जगत। तो ये 5 जगत में क्या कर दिया गया है? सारे जीव को बांट दिया गया है। इसमें जो आता है ये दोनों बहुत छोटा छोटा जीव होता है। उसके बाद कवक होता है। कवक के बाद हम लोग पादप पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं जंतु जगत पढ़ते हैं। तो ये जो जनन होता है जाए तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि दो विभक्त होकर जीवों का जन्म लेते। इन जीवों में कैसा विभाजन होता है? तो देखिए ये अब ऑब्वियस है कि इसमें 2 का कोशिका तो मिलने वाला है नहीं, 2 जनक तो है नहीं, इसलिए इसमें कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। हमेशा कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब यहाँ पे ये कभी भी अगर बात करते अलैंगिक जनन का तो ये उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं तो उच्च श्रेणी के जंतु में कभी भी अलैंगिक जनन
नहीं होते हैं। जितना भी उच्च श्रेणी मतलब क्या, जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं उनमें कभी भी अलैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता है। अब कल एक शब्द का मतलब समझा रहे थे, किसके बारे में, कोलोन के बारे में। तो कोलोन का मतलब क्या होता है, एकदम सेम टू सेम बोल सकते हैं, जैसा जनक वैसा ही क्या होता है, संतति होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। कोलोन शब्द किस में आता था, अलैंगिक जनन में ही आता है। अलैंगिक जनन में ही ऐसा देखने को मिलता है कि जैसा संतति, जैसा मतलब जनक वैसा ही क्या होता है, संतति बनता है, तो उसको हम लोग कुलोन कहते हैं। मतलब ये दो तरीका से इसको बोल सकते हैं। इसका आकृति भी क्या होता है, समान होता है, आनुवांशिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों चीजें समान देखने को मिलता है। आकृति का मतलब क्या होता है, आकृति मतलब आकार, बनावट जो होता है, बाहरी बनावट होता है, उसको हम आकृति कहते हैं। तो आकृति समान होता ही है, और साथ ही साथ क्या होता है, आनुवांशिक गुण तो समान होगा ही। इसमें आनुवांशिक गुण में कोई चेंजिंग नहीं आता है। आनुवांशिक गुण में कोई चेंजिंग नहीं आने का रीजन क्या होता है, इसका जनक क्या है, जो जनक होते हैं वो एक ही होते हैं, इन्हीं का शरीर बढ़ के क्या होता है, संतति बनता है। संतति, ठीक है ना। तो संतति बनता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जब भी जनक होते हैं, जनक का ही शरीर टूट के क्या होता है, संतति बनता है, एक बने या एक से अधिक बनता है। तो इसका जो गुण होगा वही गुण उसमें चला गया। लेकिन जो लैंगिक जनन होते हैं, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, गुण में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, आनुवांशिक गुण में परिवर्तन आता है। इसलिए उसमें कितने जनक होते हैं, दो जनक होते हैं, और दोनों के गुण क्या होते हैं, संतति में जाते हैं। तो दोनों का गुण जाने के कारण क्या होता है, दोनों का गुण उनके शरीर में आता है। इस कारण से क्या होता है, कुछ हम लोग को अंतर देखने को मिल जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आनुवांशिक और आकृतिक रूप से दोनों रूप से क्या होते हैं, पूरी तरह से समान होते हैं। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। वह चीज जो आकृतिक तथा आनुवांशिक रूप से समान होते हैं उसी को हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे ये भी चर्चा कर रहे थे कि जो अलैंगिक जान है, अलैंगिक जान का अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अलैंगिक जान का जो प्रकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, विखंडन पहला, मुकुलन, बीजाणु द्वारा, पुनर्द्रवभवन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में ये भी अलैंगिक जनन में ही आता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब भी बताया था। कायिक का मतलब क्या होता है, कायिक जनन होता है। कायिक जनन का मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में बता रहे थे। कायिक जनन का मतलब क्या होता है, जब किसी पौधे के तना से, पत्ती से, जड़ से जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन के नाम से जानते हैं। तो कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का ही पार्ट होता है। तो ये इतना हम लोग पार्ट इसका पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन का, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु, पुनर्द्रवभवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन में क्या होता है, विखंडन का मतलब ही होता है क्या करना, टूटना। विखंडन का मतलब ही है टूटना। तो इसमें क्या होता है, कोई जनक होगा तो उसका शरीर क्या हो जाता है, टूटता है। दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो टूटा हुआ टुकड़ा होगा उसी से क्या होता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन का बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, एक द्वितीय विखंडन होता है, एक क्या होता है, बहुविखंडन। यहाँ पर द्वितीय शब्द का मतलब कल भी बताए थे कि द्वितीय शब्द का मतलब क्या होता है, दो। या यहाँ पर बाई लिखा हुआ है, बाइनरी का मतलब भी कितना होता है, दो ही होता है। बाइनरी का मतलब भी दो होता है, और इसमें मल्टीपल लगा हुआ है मतलब क्या, अधिक। तो हम लोग बोल सकते हैं द्वितीय विखंडन मतलब हो गया कि जिसमें जिसका जनक का शरीर क्या होगा, दो टुकड़ों में कट के क्या होगा, दो टुकड़ों में टूट के नए संतति का निर्माण कर देगा, दो संतति का निर्माण करेगा। तो उसको हम लोग द्वितीय विखंडन कहेंगे। अब बहुविखंडन का मतलब हो गया कि दो से अधिक टुकड़ों में क्या होगा, टूटेगा, और दो से अधिक क्या होगा, संतति का निर्माण करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बहुविखंडन के नाम से जानेंगे। अब इस में जितना भी आता है, इसका कभी भी डिफिनेशन वगैरह नहीं आता है। पहले ही बताया था कि इसमें एग्जाम्पल याद रखना जरूरी होता है, कि अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वो किस तरह का विखंडन करता है, मतलब किस तरह का अलैंगिक जनन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे कि कौन सा अलैंगिक जनन में कौन सा जीव होता है।
अब यहाँ पर द्वितीय विखंडन के बारे में पहले दिया हुआ है कि वही सेम डिफिनेशन अभी जो हम बताए वही चीज। पहले तो एक चीज लिखा हुआ है कि इसमें जब विखंडन होता है तो वो जीव हमेशा क्या होते हैं, अमर होते हैं। इसका रीजन भी बताए थे कि वो जीव अमर क्यों होते हैं, इसलिए कि उनका शरीर खत्म नहीं होता है, वो अपने शरीर को ही क्या करते हैं, तोड़कर दो नए संतति का निर्माण करते हैं, तो उनका शरीर का पार्ट खत्म नहीं होता है, इस कारण से उसको बोला जाता है कि वो क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो ये लिखा है जनक का शरीर दो भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग शीघ्रता से वृद्धि कर वयस्क जीव बना लेते हैं। तो शीघ्रता मतलब क्या, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से वृद्धि करता है। मतलब जो अलैंगिक जन्म करने वाले जो जीव होते हैं बहुत तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और तेजी से वृद्धि करके अपने अयस्क जैसा हो जाते हैं। मतलब जो जन्म देते हैं उनके आकार जैसा वो तुरंत बना लेता है, तो उसको हम अयस्क अवस्था कहते हैं। अब इसका उदाहरण के रूप में याद रख सकते हैं, इसमें द्वितीय विखंडन किसमें किसमें देखने को मिलता है, अमीबा में, लीना में, पैरामेसियम में। सब बहुत छोटा छोटा जीव होता है, ये सब में क्या देखने को मिलता है, तो द्वितीय विखंडन हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम अमीबा का पहले से ही हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो अनियमित स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से कहीं पर भी इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। अगर इसका एक केंद्रक है तो सबसे पहले जो इसमें होता है क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन इसके अंदर पहले क्या होगा कि पहले एक केंद्रक था तो अब कितना केंद्रक बन जाएगा, दो केंद्रक बन जाएगा। उसके बाद जो विभाजन होता है, किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत अलग अलग क्या देखने को मिलता है, पदार्थ देखने को मिलता है। वो सब पदार्थ का कि अभी ऐसा कि उसका डबल स्ट्रक्चर बनेगा तभी क्या होगा, अलग अलग होगा। तब उसके बाद कोशिका का विभाजन होना शुरू हो जाता है, बीच से ऐसे पतला होने लगेगा और ऐसे ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनने लगता है। और यहाँ पर केंद्रक दोनों साफ साफ अलग हो जाएगा, कोशिका द्रव्य इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। उसके बाद यही क्या हो जाता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। इसके बाद इसका विभाजन होता है और अलग अलग हमको यहाँ पे जीव देखने को मिल जाता है। तो ये अलग जीव बना लेगा, ये अलग जीव बना लेगा। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगा। पहले जो यहाँ पे जीव था, पहले यहाँ पे जो जीव था वो क्या हो गया, उसका पहले केंद्र का विभाजन हुआ, वही केंद्र का विभाजन कोशिका द्रव्य का विभाजन हो गया, और उसके बाद वो अलग अलग टूट के नए जीव का निर्माण कर लिया। अब जब जैसे नया जीव बना, इसका कोई अस्तित्व रह गया क्या, नहीं रह गया। लेकिन लैंगिक जन्म में ऐसा नहीं होता है, जन्म देने के बाद जनक तो रहते हैं ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जनक इसमें से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जन्म देने के बाद मतलब इनका संतति हुआ, लेकिन ये अपने शरीर को ही ब्रेक डाउन करके अपने क्या की है, संतति का निर्माण की है। इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो बना ये हमेशा अमर होते हैं, इनका शरीर खत्म नहीं हुआ। आगे अगर बात करेंगे तो द्वितीय विखंडन जो हम कल भी क्लास में बता रहे थे कि द्वितीय विखंडन जो होता है दो प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है। द्वितीय विखंडन हम लोग दो प्रकार से देखने को मिलता है। एक कैसा विखंडन हम लोग को देखने को मिलेगा, लंबवत विखंडन, एक अनुप्रस्थ विखंडन हम लोग को देखने को मिलेगा। लंबवत का मतलब समझाए थे कि लंबवत कैसे विखंडन होता है। जैसे ये हम लोग को लंबवत विखंडन किस में देखने को मिलता है, यूग्लिना में देखने को मिलता है। इसका थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो इसका मान लेते हैं कि एक केंद्रक है। अब इसमें क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, तो केंद्रक विभाजन में तो यहां पे ध्यान रखना है कि इसका लंबवत विभाजन होना है। तो यहाँ पे ये जो केंद्र का विभाजन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ये इधर और ये इधर में बटेगा, ठीक। और ये बीच से ऐसे लाइन से ऐसे विभाजन होगा इसका इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबवत विभाजन कहते हैं। अब ये एक ऐसा दिखेगा कि लगेगा कि ये पूरी तरह से अलग अलग हो रहा है। अब
अब केंद्रक पूरी तरह से इसका अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ से बीच से क्या होगा, इसी से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग टूट जाएगा। ये इस तरह से दो जीव का निर्माण कर लेगा। तो इसका जो विभाजन होता है ऐसे लंबवत, ये टूटता है, लंबवत विभाजन होता है, इसलिए हम लोग लंबवत विभाजन के नाम से जानते हैं। बस समझ में आ गया। तो चीज लिखा हुआ है और कुछ इसमें सर्वप्रथम केंद्रीय विभाजन तथा इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो हमेशा ज्यादातर यही चीजें देखने को मिलता है। एक कोशिकीय जीव होता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। दूसरा होता है अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब ही बोले थे कि इस प्रकार से, इस लाइन से दो भागों में क्या होगा, ऊपर नीचे बट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। किसी जीव में यदि विभाजन उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष इसी को बोलते हैं, सामने से ऐसे सीधा लाइन जो होता है, ठीक। तो अनुप्रस्थ अक्ष पर हो वह दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभाजित होकर पुत्री कोशिका का निर्माण करे। पुत्री मतलब समझ रहे लोग ना। पुत्री मतलब वही हो गया संतति, कोशिका जो बनता है, संतति जो बनता है उसका जो कोशिका होगा उसको हम क्या कहेंगे, पुत्री। यह प्रक्रिया अनुप्रस्थ विखंडन कहलाती है। तो वही चीज यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ, इसलिए कि अनुप्रस्थ एक्सिस से हुआ है। आगे दिया हुआ है, इसमें कहा था पैरामेसियम में दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। तो पैरामेसियम का अगर बात करते हैं तो पैरामेसियम जो होता है वो दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। एक होते हैं गुरु केंद्रक, एक होते हैं लघु केंद्रक। केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है, तो ये तो हमेशा सूत्री विभाजन करेगा ही, कभी भी सूत्री विभाजन नहीं होता है। जिनके प्रत्येक केंद्रक की दो पुत्री केंद्रक बन जाते हैं, जिसके पश्चात पैरामेसियम में लंबाई के अनुप्रस्थ दिशा में विभाजन होने से कोशिका द्रव्य के द्वारा दो पुत्री पैरामेसियम बनती है। देखिए पैरामेसियम का एक बार आकृति का बात करते हैं, 10th क्लास में ही पढ़े होंगे शायद थोड़ा बहुत। इसका आकृति थोड़ा होता है किस प्रकार का, किसी को पता है क्या, चप्पल का आकृति जैसा। अब उतना हम क्लियर नहीं बना पाए, लेकिन जो चप्पल का आकृति होता है, जो हम लोग पहनते हैं चप्पल, स्लीपर पहनते हैं, उसके आकृति जैसा इसका आकृति होता है, ठीक। तो पैरामेसियम उस प्रकार का आकृति दिखता है। तो इसका दो केंद्रक होगा, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर वाला को हम लोग, इस वाले ऊपर वाला केंद्र को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कौन सा केंद्र, गुरु केंद्र। इसको हम लोग ऊपर वाला को यहाँ पे गुरु केंद्र कहते हैं, और नीचे वाला को इसको हम लोग कहेंगे लघु केंद्र। अब यहाँ पर सबसे पहले वही होगा, केंद्र का विभाजन होगा। केंद्र का विभाजन, तो ये भी दो केंद्रक में बटेगा, ये भी दो केंद्रक में बटेगा।
अगला जो अब हम लोग को पढ़ना है कौन सा है, बहुविभाजन। तो बहुविभाजन जो पढ़ना, इसके पहले बोला गया था कि बहुविभाजन का मतलब होता है कि जब अपने कोई भी कोशिका, कोई भी अगर जीव अपने शरीर को दो से अधिक टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है और उससे नए संतति का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुविभाजन के नाम से जानते हैं। यह जब किसी जीव में दो से अधिक विभाजन होती है, अगर बनने वाले संतति दो से अधिक होती है, तब यह क्रिया क्या कहलाता है, बहुविखंडन कहलाता है। इस प्रकार का जनन प्रतिकूल परिस्थितियों, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि इस प्रकार का जो जनन होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जनन का शरीर के कई भागों में बढ़ने से अनेक संतति उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो ये प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग अमीबा में देखने को मिलता है, ये जनन होता है। और इसका होने का रीजन क्या होता है कि ये प्रतिकूल स्थिति में रहता है, तो इसका शरीर का बहुत सारा भाग मतलब अल्टीमेटली इधर उधर से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, शरीर वृद्धि करने लगता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जितना नॉर्मल करना चाहिए उतना नहीं करके क्या, तो शरीर का वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण इसका क्या हो जाता है, इसका जो जनन होता है दो से ज्यादा में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो वही चीज लिखा, उदाहरण के लिए अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत विखंडन होता है। उदाहरण के लिए इसमें अमीबा में भी होता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति दिया हुआ है। कल समझा रहे थे कि अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, याद है? अनुकूल का मतलब क्या होता है, मतलब जैसा चाहिए वैसा ऐसा वातावरण मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अनुकूल कहते हैं। लेकिन जैसा हमको चाहिए वैसा वातावरण नहीं मिलता है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत सारे जीव जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे जीव अपने आप को उस तरह से क्या कर देते हैं, ढाल लेते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे है, यहाँ का टेम्परेचर अगर बात की जाए, ठंड में कितना जाता है लगभग, किन्हीं को आइडिया है क्या? यहाँ का टेम्परेचर ठंड में लगभग कितना होता है, 8-7 ऐसे होता है, ज्यादा कम होता है 6 होता है। अभी तक तो इससे कम यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा जगह चले जाए जहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस रहे, तो वहां पे सब कोई जीवित रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा, सबसे पहले तो हम ही मर जाएंगे। इसलिए कि हमको ज्यादा ठंडा सहना आदत नहीं है। थोड़ा सा ठंडा यहाँ पे पड़ता है तो हमको ज्यादा ठंडा लगता है, और लोगों की तुलना में हम मिलाते हैं। तो हर एक का बॉडी जो होता है अलग अलग कैपेसिटी होता है। किसी किसी को देखोगे बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, फिर भी शर्ट पहन के क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऐसा होता है लोग ना, बाहर में बहुत लोग देखोगे तो अपना अपना शरीर के हिसाब से रहता है, कितना कैपेसिटी है उसका सहने का। लेकिन हो सकता है किसी को क्या होता है, गर्मी सहने का आदत नहीं होता है, उसको अगर 40-45 आने लगेगा तो उसका हालत खराब होने लगेगा, उसको रह नहीं पाता है। लेकिन फिर हम गर्मी वाले में सह जाते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर पर अलग अलग डिपेंड करता है। तो गर्मी में भी किसी को दिक्कत होने लगता है, तो ज्यादा गर्मी वाला जगह पर चले जाएगा तो उसको फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो वही हो जाता है प्रतिकूल परिस्थिति। तो प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत सारे जीव ऐसे ढल जाते हैं, रह जाते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग प्रतिकूल कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे अमीबा में देखने को मिलता है कि अमीबा यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करता है, बहुविखंडन करता है। तो कैसे ये बहुविखंडन करता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले लिखा हुआ है कि प्रतिकूल परिस्थिति में पुत्री अमीबा बाहर नहीं आते हैं तथा जनक अमीबा अपने चारों ओर 3 स्तरीय आवरण बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पुट्टी कहते हैं या साइट्स कहते हैं, ठीक। यह प्रक्रिया पुट्टी भवन कहते हैं। अब देखो पहले लिखा हुआ है कि जो संतति बनेगा, संतति का जो निर्माण होता है वो जनन कोशिका से बाहर नहीं निकलता है। कब तक? जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा। ऐसा बहुत सारा सुने होंगे लोग कि बहुत सारा ऐसा जीव होते हैं जो अपने बच्चे का जन्म हर एक सीजन में देते हैं। मतलब कोई एक क्या करते हैं, एक मौसम में देते हैं। अगर वो मौसम नहीं रहेगा तो अपने जन्म नहीं करते। सुने हैं लोग कि नहीं सुने हैं लोग, ठीक। तो वैसे ही कभी कभी क्या होगा, अमीबा के लिए प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के बाद वहां पे उस वातावरण में क्या होगा, उसके लिए फिर से अनुकूल हो जाएगा। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा तो वो अपने संतति का निर्माण करते रहेगा, लेकिन वो संतति बाहर नहीं निकलता है।
जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, नॉर्मल इसका सोच सकते हैं, अंडे से क्या होता है, बच्चे बाहर निकलते हैं तो उसका जब पूरी तरह से क्या हो जाता है, पूरी तैयार हो जाता है, तभी जाके अंडा क्या हो जाता है, फूट के बाहर निकलता है बच्चा। तो उसी प्रकार से ये भी आवरण से ढका हुआ रहता है। अमीबा के अंदर बहुत सारे संतति का निर्माण हो गया रहेगा अंदर में, और यहाँ पर लिखा भी है कि अमीबा अपने चारों 3 स्तरीय आवरण बना के रखता है, और जिसे जो स्तरीय आवरण बना के रखता है उस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, पुट्टी के नाम से जानते हैं, या पुट्टी भवन हम लोग इसको कहते हैं। लेकिन जैसे ये अनुकूल परिस्थिति आएगा, आने पर पुट्टी क्या हो जाता है, फट जाता है, और प्रत्येक पुत्री अमीबा से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त होकर वृद्धि कर एक अमीबा का निर्माण करते हैं। जिसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि ये एक अमीबा है, ये जैसे ही अनुकूल स्थिति में रहेगा, ये कैसा स्थिति में रहेगा, तो ये यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये एक अनुकूल परिस्थिति में है। तो सबसे पहले इसको इंडिकेट कर देते हैं कि ये प्रतिकूल परिस्थिति है। प्रतिकूल स्थिति में जब रहेगा तब, तो जैसे प्रतिकूल स्थिति में रहेगा तो इसका केंद्रक, बहुत सारा केंद्रक बनने लगता है इसके अंदर, ये अनगिनत क्या होने लगता है, विभाजन करने लगता है। अनगिनत विभाजन के दौरान क्या होता है, और ये आवरण, सबसे पहले तो इसको आवरण बनता है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होने लगता है, छोटे छोटे केंद्र का निर्माण होने लगता है, बहुत सारा ऐसा बन जाएगा। जो इसके ऊपर आवरण बना हुआ आता है, इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो पुट्टी कहते हैं। ठीक है, अब ये इसके अंदर ही सब क्या करने लगा, नए नए जीवों का निर्माण होने लगा है। ठीक, लेकिन ये बाहर अभी नहीं निकलेगा कोई भी। बाहर ये कब निकलेगा, जब ये कौन सा स्थिति में आएगा, कौन सी स्थिति, अनुकूल स्थिति में आएगा, परिस्थिति में आएगा, तभी जाके इससे सब क्या होगा, फट के ये बाहर निकलेगा। तो ये पुट्टी जो होता है फटता है, लेकिन ये कब फटेगा, जब ये कौन सा स्थिति में आ जाएगा, अनुकूल में आएगा। तो जब ये अनुकूल परिस्थिति में आएगा तभी जाके ये इसका आवरण जो होता है क्या हो जाता है, फट जाता है। एक तरफ से क्या होगा, इसका आवरण यहाँ से टूट जाएगा, और इसमें जितना भी रहेगा, इसमें जितना भी बना हुआ रहेगा सब के सब बाहर निकल जाता है। इसमें जितना बना रहेगा सब इधर से बाहर निकलना शुरू कर देगा। अब बाहर निकल के बहुत सारा क्या हो जाता है, संतति का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ से आगे दिखा सकते हैं, अलग 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 यहाँ पर क्या बन जाएगा, सबके सब अलग अलग अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे अमीबा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। इस केस में क्या होता है कि एक अमीबा क्या होता है, बहुत सारे अमीबा का निर्माण कर देता है। ये प्रतिकूल परिस्थिति में ही होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं होता है। अनुकूल परिस्थिति में अगर हमेशा रहेगा तो सिंपल ये क्या करेगा, एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण करेगा, मतलब एक संतति, एक जनक से क्या होगा, 2 संतति का निर्माण होगा। अगला जो हम लोग पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, मुकुलन के बारे में पढ़ना है। मुकुलन में किस प्रकार से जन्म होता है उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जीव से अति वृद्धि के कारण छोटी सी कलिका मुकुल उत्पन्न होती है। बाद में जन्म कोशिका से पृथक होकर नए जीव में विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए इसमें किसमें होता है, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उदाहरण याद रखिएगा लोग। तो मुकुलन हम लोग किसमें देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है, स्पंज में हम लोग को देखने को मिलता है मुकुलन। मुकुलन में हम लोग कैसे देखने को मिलता है, तो मुकुलन में क्या होगा कि पहले अगर मान लेते हैं कोई भी जीव है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई हाइड्रा या कुछ भी जीव है, तो इसमें सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले एक छोटी सी क्या बनता है, बड बोलते हैं या मुकुल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, तो मुकुल का निर्माण होता है। तो इसमें मुकुल किस प्रकार से बनता है, इसमें क्या होता है कि साइड से छोटा सा ऐसे मुकुल टाइप का निकलेगा, ऐसे वृद्धि धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इसका वृद्धि होने लगता है, और वृद्धि होकर ये पूरी तरह से इस तरह का ऐसा वृद्धि होने लगेगा कि फिर जैसा जन्म कोशिका वैसे ये बन गया। जैसे इसके जैसे ये तैयार हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद अलग हो जाता है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, अलग होकर गिर जाएगा, तो ये अलग यहाँ पर जीव का निर्माण कर लेगा। इस तरह से इसे क्या हो जाता है, टूट कर मुकुल बन के अलग हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं।
अच्छा, इसको इसमें दिया भी होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं है क्या? इमेज है। हाँ, आप लोग बात करते रहिए तब तक, चल ही नहीं रहा है। बहुत टाइम लगेगा, रोटेट होते रह जा रहा है। तो कोई डाउनलोड करके दिखा दें अगले क्लास में वीडियो। तो मुकलन भी जो होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है बहिर्जात मुकलन, एक होता है अंतर्जात मुकलन। बहिर्जात मतलब क्या होता है, बाहर से निकलता है और उस नए जीवों का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिर्जात मुकलन कहते हैं। और जो अंदर से बन के निर्माण होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्जात मुकलन के नाम से जानते हैं। दिया हुआ है बहिर्जात मुकलन किसी जीव के बाहरी कोशिका के अतिवृद्धि के द्वारा मुकुल बनता है और संरचना में नई जीव का निर्माण करता है। यहाँ पर गलत लिखा गया है। बहिर्जात मुकुलन कहलाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए लोग कि अभी जो एग्जाम्पल बताए कि मान लो कि हाइड्रा है,
और हाइड्रा इस तरह से है, और इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है, तो मुकुल बनता है। यहाँ पर मुकुल बनेगा तो मुकुल यहाँ पर बाहर के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, यहाँ से ऐसे मुकुल निकलना शुरू होता है, और धीरे धीरे वृद्धि करके क्या हो जाता है, धीरे धीरे वृद्धि करके पूरी तरह से ये बड़ा होते जाता है, और जैसे ही अपने जनक समान होता है ऐसे वृद्धि करते जाएगा और यहाँ से बड़ा होते जाएगा। जैसे ये जनक समान होगा इससे टूट कर क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। तो ये यहाँ से ये टूट के अलग हो जाएगा और नए संतति का निर्माण कर लेता है। तो ये बाहर से निकला अति वृद्धि के कारण यहाँ पे हुआ है, और ये हाइड्रा और इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है। दूसरा है अंतर्जात मुकुल। किसी जीव के आंतरिक भाग में विशिष्ट कोशिकाओं में अति वृद्धि से मुकुल बनता है और उसी मुकुल से नए जीव का निर्माण होता है, अंतर्जात मुकुलन कहलाता है। और ये स्पंज में देखने को मिलता है। स्पंज भी जीव होता है, पता है ना, खाने वाला स्पंज नहीं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका देखिए, इसका नाम इसलिए स्पंज है कि उसका शरीर भी वैसा ही होता है, स्पंजी टाइप का शरीर होता है इस जीव का, इसीलिए इसको स्पंज बोला जाता है। स्पंज का मतलब समझते हैं लोग ना, जो अंदर में क्या हो, बहुत खाली हो और आसानी से दबाया जा सकते, उसको हम लोग स्पंज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होता है, मान लो कि ये स्पंज है तो इसके अंदर में वृद्धि होता है, अंदर से वृद्धि होके क्या होगा कि वो अपने जैसा क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उसको अंतर्जात मुकुलन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके शरीर के अंदर सेम वैसा ही आकृति बनाता है, और अंदर आकृति बना के उसके शरीर से क्या बाद में बाहर निकल जाता है और नए संतति का निर्माण कर लेता है। आगे है बीजाणु द्वारा। लेकिन बीजाणु छोटी एक कोशिका संरचना होती है, तो बीजाणु का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। बीजाणु गोलाकार गोलक के टाइप का रहेगा, छोटा छोटा स्ट्रक्चर रहता है। बीजाणु जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है चल बीजाणु, एक होता है अचल बीजाणु। नाम से ही पता चल रहा है चल बीजाणु का मतलब क्या होगा, जो चलता हो, ठीक है, जिसका बीजाणु क्या कर सकता है, चलन ही मतलब एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकता है, वो चल बीजाणु होगा। और जो गति नहीं कर सकता उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचल बीजाणु के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ध्यान में रखना है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे चल बीजाणु अचल बीजाणु, वही चीज लिखा हुआ है कि ये इसमें गमन अंग, मतलब गमन मतलब क्या होता है कि एक जगह दूसरी जगह जा सकता है। इसमें गमन अंग क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक। इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, कशभिका पाया जाता है, कशभिकी या कशभिका भी बोला जाता है। इसमें कशभिकी पाया जाता है लेकिन उसमें गमन अंग उपस्थित नहीं होता है, इसलिए कि ये चलता नहीं है, क्या रहता है, ये स्थिर रहता है। कशभिकी का मतलब क्या होता है, तो किसी भी जीव में देखते हो लोग, उसमें क्या होता है, ऐसे पतला पतला सा निकला हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कशभिकी कहते हैं, कशभिका कहते हैं, जो इसको चलने में क्या मदद करता है, मदद करता है। ये इसको चलने में मदद करता है, उसी को हम लोग कशभिका कहते हैं, ठीक। इसका उदाहरण का बात करेंगे, क्लेमाइडोमोनास होता है, ये एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है। इसका बात करेंगे तो पेनिसिलियम होता है जो कवक होता है, ये अचल बीजाणु से अपना जन्म करता है, ये चल बीजाणु द्वारा अपना क्या करता है, जन्म करता है। देखो दिया हुआ है, अनेक कवक में बीजाणु न बनकर कोनिडिया बनाते हैं जो एक कोशिकीय कवक होते हैं। तो ज्यादातर जो कवक होते हैं, कवक में जो बीजाणु बनते हैं, तो बीजाणु न बनकर उसमें क्या बनता है, एक कोनिडिया बनता है, जो कि एक कोशिकीय कवक होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में यह पूर्ण जीव में विकसित हो जाती है। तो इसके अंदर कोई भी अगर कवक है तो कवक के अंदर क्या बनता है, कोनिडिया बनता है। और जैसे इसको कैसा परिस्थिति मिलता है, अनुकूल परिस्थिति मिलेगा, तो ये पूरी तरह से जो कोनिडिया होगा वो क्या बन जाएगा, एक जीव का निर्माण कर लेता है। उसके बाद कोनिडिया या बीजाणु एक विशेष संरचना से उत्पन्न होते हैं, जिसे हम लोग देखिए, ये कोनिडिया जो बनता है एक विशेष संरचना से बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया धर कहते हैं, ठीक। और कोनिडिया धर का केंद्र
विभिन्न दिशाओं में विभाजन प्रारंभ करता है, जिससे असंख्य कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये सभी कोशिकाएं कोनेडिया कहलाती है और प्रत्येक कोनेडिया में नया पादप बनने की पूर्ण क्षमता होती है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक कवक है, तो कवक के अंदर क्या बनता है, तो कवक के अंदर यहाँ पे एक रहेगा कौन सा, कोनेडिया धर। ठीक, कोनेडिया धर जो होगा, तो ये कोनेडिया धर क्या करता है कि इसके कारण इसका जो ये केंद्रक होता है, इसका बहुत सारा असंख्य विभाजन होना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे असंख्य विभाजन होगा, मतलब इसका केंद्रक बहुत सारा बनना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर असंख्य विभाजन हम लोग को देखने को मिल जाता है। और ये जितना भी विभाजन करके ये बना, ये सबको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये छोटा छोटा जो बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही, इसको क्या कहते हैं, कोनेडिया कहते हैं। तो जो छोटा छोटा यहाँ पे बना, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, कोनेडिया कहते हैं। और यहाँ पे जो एक था, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, कोनेडिया धर कह रहे थे। और ये सब के सब कोनेडिया बन जाता है और ये अनुकूल परिस्थिति में सब के सब एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। नए जीव का निर्माण करके ये सब के सब फिर क्या हो जाता है, एक नॉर्मल फिर पादप बन जाएगा, पादप रहेगा तो पादप बनेगा, कवक रहेगा तो कवक का निर्माण कर लेगा। तो बहुत सारे कवक का निर्माण कर लेता है। ये भी क्या होता है, बाद में जाके ये ब्रेकडाउन होता है, फटता है, इससे सब बहुत सारा क्या होता है, बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। अगला जो पढ़ना है वो क्या है, पुण्य द्रव भवन, रीजनरेशन। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुण्य द्रव भवन। इसमें हाइड्रा में भी हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि अगर इसका एक शरीर है, मान लेते हैं कि ऐसा आकृति का शरीर है, और ये इसका शरीर क्या हो जाता है, कट जाए, किसी कारण से क्या हो जाता है, टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, मतलब इसका शरीर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटेगा तो हो सकता है अलग अलग भाग में से क्या हो जाता है, टूट गया, ये एक अलग भाग में टूट गया, ये अलग भाग में टूट गया, और ये एक अलग भाग में टूट गया। इस प्रकार से अलग अलग भागों में टूट गया। अगर इसमें जीवन की क्षमता होगा, अगर जीवन की क्षमता होगा तो ये भी वृद्धि करके फिर से अपना नए जीव का निर्माण कर लेगा, और ये भी वृद्धि करके फिर से अपना नए जीव का निर्माण कर लेगा, और ये भी वृद्धि करके फिर से अपना नए जीव का निर्माण कर लेगा। लेकिन जीवन का क्षमता का मतलब ये होता है कि जब ये कटा है जो पार्ट, उस पार्ट में जितना चीजों की आवश्यकता है, अगर उसके शरीर में सब चीज है, तो पार्ट पूरी तरह से क्या होगा, वृद्धि करके अपना जैसा जनक था वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर उस पार्ट में सारा चीज क्षमता उसमें नहीं है, मतलब उसमें सारा जितना चीज का जरूरत होगा जिंदा रहने के लिए, वो चीजें नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसमें ऐसा क्षमता देखने को मिलेगा, जिसमें जिसमें क्षमता रहेगा, ये ऊपर वाला भी फिर से जैसा जनक था वैसा ये बन जाएगा, ये भी वैसा ही बन जाएगा, ये नीचे वाला भी वैसा ही बन जाएगा। इस तरह से संतति का निर्माण हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी इसका शरीर अगर कट गया, कटने के बाद उसमें उसका जिंदा रहने के लिए जो चीजों की आवश्यकता है अगर उसके अंदर है, तो ये सिर्फ फिर से वृद्धि करके अपने जनक के समान बन जाता है। तो ऐसे जन्म को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहेंगे या पुनर्द्रव भवन कहेंगे। रीजनरेशन का मतलब ये है कि फिर से जनरेट हो जाना। जनरेशन का मतलब पता है ना, जनरेट होना। और जनरेट अगर री लगा दिया मतलब क्या, फिर से दोबारा से जनरेट हो जाना, दोबारा से अपना जैसा, मतलब अपने जनक के जैसा बन जाना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्द्रव भवन कहते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक होता है मॉर्फालेक्सिक्स कहते हैं, एक होता है एपीमॉर्फिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, शरीर का कटा हुआ भाग संपूर्ण शरीर बना देता है। जब इसमें शरीर का कट जाएगा भाग, तो इसका अभी हम लोग देखे एग्जाम्पल, जब शरीर का पार्ट कट गया है तो कटने के बाद उसका पूरा शरीर आ गया ना। लेकिन इसमें क्या होता है, शरीर का कटा हुआ भाग वापस आ जाता है। इसमें थोड़ा दोनों में अंतर है। इसमें क्या कर रहा है कि शरीर का कटा हुआ भाग संपूर्ण बना देता है, मतलब कोई भी भाग कटा, इसका शरीर का कोई भी भाग और छोटा सा भी भाग कोई कटा है तो ये फिर पूरा आकृति में बन जाता है, वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार से होता है कि मान लो कि कोई शरीर का पार्ट इसका कट गया,
कोई पार्ट यहाँ पे कट गया तो यहाँ से ये कट के निकल गया, तो ये फिर नया जीव का निर्माण नहीं करेगा। कोई एक ही क्या होगा, जिसका पार्ट कटा हुआ है वही क्या करेगा, जो चीज इसका कट गया है फिर से उसका फिर क्या हो जाएगा, फिर से जनरेट हो जाता है। जैसे छिपकली वगैरह का पूछ क्या हो जाता है, कट जाता है तो फिर से उसका क्या हो जाता है, वृद्धि कर जाता है ना, तो फिर से ये वृद्धि कर जाएगा, लेकिन उसका जो पूछ होगा वो फिर से क्या छिपकली बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा। तो जो कोई एक हिस्सा क्या होगा, कट के निकल गया तो खत्म हो जाता है, और बाकी जो कट के निकला है वो फिर से वृद्धि करके उतना उसका शरीर में फिर से वापस आ जाता है। तो जब वो वापस आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपीमॉर्फिस के नाम से जानते हैं। और जिसमें क्या होता है, शरीर का अलग अलग पार्ट कटा हुआ है, इसमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट कट गया लेकिन सारा पार्ट क्या हो गया, फिर से रीजनरेट कर दिया, रीजनरेट करके नए तंत्री का निर्माण कर लेता है। तो उसको हम लोग मोर्फालेक्सिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें इसका एग्जांपल भी हम लोग देखें, हाइड्रा होता है, स्पंज होता है, प्लेनेरिया होता है। इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा वेट कीजिएगा।